हेलो दोस्तों, आप सबका द लॉजिकल इंडियन यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं एडवोकेट पंकज कुमार त्रिपाठी और मैं वर्ष 2003 से न्यायिक सेवा के लिए कोचिंग देता हूं, पढ़ाता हूं। आज भारत के एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर मैं चर्चा करूंगा जो आप सबके लिए जानना जरूरी है कि पीएम केयर फंड का हिसाब सरकार को देना चाहिए या नहीं देना चाहिए और इसके बारे में भारत का संविधान क्या कहता है। आखिर ये कैसे हो गया कि भारत सरकार ही हिसाब देने से मना कर रही है? क्या संविधान में ऐसी छूट है? और अगर वो छूट है कहीं तो हम लोग भी उसका जरा उपयोग कर लें। तो देखते हैं। सबसे पहली बात कि पीएम केयर फंड जो है 27 मार्च 2020 को बनाया गया और इसके चेयरमैन हैं पदेन चेयरमैन, यानी कि ऑटोमेटिक अध्यक्ष हो जाते हैं। कौन? प्रधानमंत्री। एक्स ऑफिसियो का मतलब कि जो कोई भी प्रधानमंत्री पद पर रहेगा वह स्वतः उसका अध्यक्ष होगा। तो पदेन अध्यक्ष होने के नाते भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके अध्यक्ष हैं, चेयरमैन हैं। अब आप देख रहे हैं कि पीएम केयर्स फंड को अपनी स्थापना, कार्यप्रणाली और खातों के संबंध में पारदर्शिता और जवाबदेही की कमी के लिए आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। क्यों आलोचना का सामना करना पड़ रहा है? क्योंकि दिल्ली उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की गई थी कि देश की सरकार पीएम केयर फंड में कितना धन आया, कहां से आया और उसका कहां उपयोग किया गया, इसकी सूचना सार्वजनिक करे, देश को बताए। आरटीआई डाली गई थी, आरटीआई को रिजेक्ट कर दिया गया। क्या कहा गया? पीएमओ ने दिल्ली हाई कोर्ट से कहा कि पीएम केयर्स फंड एक पब्लिक ट्रस्ट है, सरकारी कोष नहीं। अब सवाल यह है कि भारत का संविधान इस पर क्या कहता है। जब कभी भारत सरकार या राज्यों की सरकार के पास जनता से किसी भी रूप में पैसा आता है तो उसे संविधान में क्या कहा गया है, मैं आपको संविधान के संगत प्रावधानों के जरिए बताने का प्रयास करूंगा। चलिए देखते हैं। देखिए, यह है भारत के संविधान का अनुच्छेद 266। आप सब भारत के संविधान की एक किताब जरूर रखिए, ठीक है। जानिए संविधान को। केवल बाबा साहब के नारे लगाने से काम नहीं चलेगा। आप देखिए कि नारे लगाने वालों में कहीं ऐसे न शामिल हो जाएं जो संविधान के नीचे से उसके तत्व को बर्बाद कर रहे हों। तो अनुच्छेद 266 में लिखा हुआ है, भारत और राज्यों की संचित निधियां और लोक लेखा। संचित निधि और लोक लेखा, कंसोलिडेटेड फंड एंड पब्लिक अकाउंट, दो तरह के कोष हैं, दो तरह के खजाने हैं। इसी संचित निधि में से आकस्मिकता निधि बनती है, कभी इमरजेंसी में खर्च करने के लिए। लेकिन मूलतः जितना भी धन जनता से आता है उसे या तो संचित निधि में रखा जाता है या लोक लेखा में रखा जाता है। अब संचित निधि में किसको रखा जाता है? तो भारत की और राज्यों की संचित निधि में जो टैक्स से पैसा आता है उसको रखा जाता है। जो कहीं कोई चीज बेचने से पैसा आता है उसको रखा जाता है। जो विश्व बैंक से या कहीं से उधार लिया जाता है वो पैसा संचित निधि में आता है। ये सब यहां लिखा हुआ है। देखिए यहां पे लिखा है अनुच्छेद 266 में, ठीक है, कि करों शुल्कों का, शुल्क का मतलब जैसे रोड टैक्स, हथियार का लाइसेंस बनवा रहे हैं तो लाइसेंस फीस, ये जितना है ये सब संचित निधि में जाता है। अब संचित निधि के बाद फिर क्या है? अनुच्छेद 266 का खंड 2, भारत सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा या उसकी ओर से प्राप्त सभी अन्य लोक धन राशियां, अन्य जितनी भी हैं सब अन्य, यथा स्थिति भारत के लोक लेखे में या राज्य के लोक लेखे में जमा होंगी, जमा की जाएंगी, शैल बी डिपोजिटेड। यह संविधान का आदेश है कि आप किसी भी नाम से धन लेंगे, संचित निधि में कौन कौन से जाएंगे तो लिख दिया गया कि इस तरह का रहेगा तो संचित निधि में जाएगा। लेकिन उसके अलावा जो उस तरह से भिन्न किसी तरह से सरकारें लेगी या सरकारों के पास जाएगा
वो किसी तीसरे चौथे आठवें दसवें में नहीं रखा जाएगा, वो लोक लेखा में रखा जाएगा, पब्लिक अकाउंट में रखा जाएगा। अब सवाल बनता है कि क्या पीएम केयर फंड में जो पैसा आया वो सरकार ने लिया है या वो कोई अलग है? क्योंकि सरकार ये भी कह रही है कि ये तो जनता का पैसा है, जनता के लिए है, सरकार ने तो लिया ही नहीं है, सरकार का धन नहीं है। जरा इसको समझते हैं। आइए, ये डोनेशन टू पीएम केयर फंड का ये अकाउंट नंबर है, पीएम केयर्स के नाम से खोला गया है स्टेट बैंक में। यहां देखिए, यू कैन ऑल्सो डोनेट ऑन pmindia.government.in सरकार की वेबसाइट, सरकार का अकाउंट। ये देखिए, पीएम केयर फंड भारत सरकार का लोगो, कॉन्टैक्ट अस अंडर सेक्रेटरी फंड। यानी साफ है कि ये पैसा सरकार ही ले रही है। एड्रेस प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, साउथ ब्लॉक, न्यू दिल्ली। साफ है एकदम। और देखिए, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार का ये सूचना प्रदाता ब्यूरो है, जो लिख रहा है पीएम केयर्स फंड ट्रस्ट एलोकेट्स ₹31,000 करोड़ फॉर फाइट अगेंस्ट कोविड-19। ठीक है, ये जो एलोकेट कर रहे हैं उसके बारे में लिख रहे हैं। यानी ये पूरा सरकार चला रही है, ये कोई अलग से ट्रस्ट नहीं है। यहां देखिए, भारत के प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी इसका प्रचार कर रहे हैं। वो लिख रहे हैं कि पीएम केयर्स फंड का उद्देश्य कोविड-19 के खिलाफ भारत की लड़ाई को मजबूत करना है, इससे गुणवत्तापूर्ण इलाज सुनिश्चित होगा, साथ ही यह कोरोना वायरस को खत्म करने के लिए रिसर्च को बढ़ावा देगा। मैं हर क्षेत्र के लोगों से पीएम केयर्स में सहयोग करने की अपील करता हूं। आइए एकजुट होकर वर्तमान चुनौतियों का समाधान करें और भविष्य को सुरक्षित बनाएं। ये जो धन पाने की अपील कर रहे हैं दान के रूप में, वो प्रधानमंत्री की हैसियत से कर रहे हैं या व्यक्ति विशेष की हैसियत से? निश्चित तौर से ये प्रधानमंत्री की हैसियत से कर रहे हैं और इसी नाते फंड का नाम पीएम केयर्स रखा जा रहा है। अगली बात, ये देखिए, पीएम केयर्स ये सरकार की साइट से मैंने निकाला है। ठीक है, ऐसा नहीं कि कहीं किसी ने बना दिया, यूट्यूबर ने या किसी अखबार वाले ने, नहीं। ये इस तरह के स्लोगन चलाए गए हैं सरकारी वेबसाइट से। योर चांस टू कॉन्ट्रीब्यूट टूवर्ड्स इंडियाज फाइट विद कोविड-19, डोनेट टू पीएम केयर्स नाउ। ठीक है, डोनेट, दान मांगा जा रहा है। ठीक है, ये देखिए, ये भी सरकार की वेबसाइट पर ये फोटो है। ज्वाइन द पीएम द पीएम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ज्वाइन द पीएम इन द इंडिया फाइट्स कोरोना नेशन ड्राइव। ये आपको कहा जा रहा है सरकार की ओर से। और ये फोटो देखिए, पीएम केयर्स। आप इतनी तस्वीरों के जरिए ये जान गए होंगे कि पीएम केयर फंड में लोगों से धन जमा करने की अपील भारत के सरकार के प्रधानमंत्री के तौर पर माननीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। इन तस्वीरों में मैंने आपको अकाउंट दिखाया, वेबसाइट दिखाया और मैंने आपको अंडर सेक्रेटरी टर्म दिखाया, जिससे एकदम साफ है कि यह पैसा भारत सरकार ले रही है। अब मैंने जो आपको भारत के संविधान से दिखाया, अनुच्छेद 266 खंड 2, उसमें साफ है, संविधान ने कहा है कि भारत सरकार हो या राज्य की सरकार, कुछ निश्चित प्रकार के स्रोतों से आने वाले धन संचित निधि में होंगे। उसके अलावा जितने भी स्रोतों से धन आएंगे वो पब्लिक अकाउंट नामक दूसरे एक कोष में रखे जाएंगे या कहीं भी रखेंगे, लेकिन उनको पब्लिक अकाउंट के नाम से जाना जाएगा। वहां कहीं नहीं कहा गया कि इसके अलावा भी कुछ होगा। केवल दो ही रास्ता है धन जमा करने का। और हमारे संविधान निर्माता ये जानते थे कि सरकार में बैठे लोग सरकार के नाम पर जो धन लेंगे, अगर सरकार के नाम पर धन लेकर के उसको तीसरे चौथे खजाने में जमा कर देंगे, सरकारी दायित्व और नियंत्रण से बाहर कर देंगे, पारदर्शिता से बाहर कर देंगे, तो वो देश के खिलाफ षड्यंत्र में प्रयोग में लाया जा सकता है। यह महज घोटाला भर नहीं होगा, हमारे संविधान निर्माता ये जानते थे। आज वही सवाल उठा कि जब जनता ने जो धन दिया और भारत के प्रधानमंत्री जनता के प्रधानमंत्री के नाते धन लिए, पुकार जनता से किए, तो जनता को यह बता देने में क्या प्रॉब्लम है कि वह धन कहां से कितना आया,
कुल कितना मिला, रिसर्च पर कितना खर्च हुआ, मेडिसिन पर कितना खर्च हुआ, कितना बचा है और कहां है। ये क्या दिक्कत है? इतना तो हम लोग जो परिवार में रहते हैं वो अपने पर्स का हिसाब देते हैं, अपने घरों में देते हैं, और हम सबसे खुद भारत सरकार हिसाब लेती है कि एक आदमी से ईडी कर क्या रही है, सबके घर की अलमारी तोड़ तोड़ के हिसाब ले रही है। विपक्षी नेताओं के तो घर उजाड़ उजाड़ के देखे जा रहे हैं, देखे जाने चाहिए। देखिए, हाँ, अजित पवार जी का भी देख लिए होते, लेकिन पीएम केयर फंड को आपने जो लोक लेखा में रखना था, और रखना था नहीं, वो लोक लेखा है। आप किसी भी नाम से फंड बनाइए, है वो लोक लेखा का विषय। अब सवाल ये उठता है कि जो लोक लेखा का विषय है, क्या उस पर जनता को हिसाब देना भारत सरकार का कर्तव्य है? चलिए देखते हैं, संविधान इस पर भी कहता है, संविधान पकड़कर चलो, पाखंडवाद सामंतवाद अपने आप मिट जाएगा, इसको मत छोड़ना। इससे दूर करने के लिए ही तमाम तरह की हुल्लड़बाजियां की जाएंगी, तमाम तरह से ध्यान भटकाया जाएगा। भटकने मत देना, आप इसको पकड़िए और फिर देखिए। चलिए दिखाते हैं आपको। अभी आपको मैंने दिखाया कि भारत सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा या उसकी ओर से प्राप्त सभी अन्य लोक धनराशियां मतलब जो संचित निधि में नहीं रखी जा सकती। संचित निधि में क्या होगा, अनुच्छेद 266 के खंड 1 में लिखा है, मैं पढ़ ही दे रहा हूं जल्दी जल्दी। आप लोग थोड़ा, आम जनता कम समझ पाएगी क्योंकि हम लोगों को भी इसको समझने में वर्षों लगे हैं, लेकिन इसमें निश्चित तरीका है कि ये चीज ही संचित निधि में होगी। क्या क्या है? भारत सरकार को प्राप्त सभी राजस्व यानी सभी प्रकार के टैक्स, उस सरकार द्वारा राज हुंडियां निर्गमित करके उधार द्वारा या अर्थोपाय अग्रिमों द्वारा लिए गए सभी उधार, सरकार चाहे विश्व बैंक से उधार ले, अन्य देश से उधार ले, या भारत में लोगों से उधार ले, जैसे भी उधार ले, और उधारों के प्रतिसंदाय में उस सरकार को प्राप्त सभी धनराशियों की एक संचित निधि बनेगी। और भारत सरकार ने अगर किसी को उधार दिया था, अफगानिस्तान में कोई हादसा हुआ, वहां धन लगाती है सरकार तो उधार पे जाता है, वहां से वापस आया तो वो सब संचित निधि में होगा। यानी जितना टैक्स है, टैक्स जो हम उधार लोन लेते हैं, कर्ज लेते हैं वो, और जो कर्ज हम किसी को दिए हैं वापस मिला वो, ये 3 संचित निधि में रखे जाएंगे। इसके अलावा सब कुछ जो है लोक लेखा में रखा जाएगा। मैं बताता हूं, लोक लेखा में एक और चीज रखी जाती है, सजा होने पर जो जुर्माना लगता है, वो जुर्माना की रकम कहां रखी जाती है? लोक लेखा में। तो हे मेरे भाइयों, संविधान को समझो। हाँ, कोई कह सकता है कि सर जुर्माने की रकम से तो पीड़ित को मुआवजा दिया जाता है, तो अगर पीड़ित को मुआवजा दे दिया गया तो वहां चला गया। नहीं दिलाया गया, अनिवार्य नहीं है कि मुआवजा दिलाया जाए, केवल रेप विक्टिम को दिलाया जाता है, SC/ST एक्ट में जो विक्टिम है उनको दिलाया जाता है अनिवार्यतः, और जो एसिड विक्टिम है उनको दिलाया जाता है, इनको अनिवार्यतः दिलाया जाता है। इसके अलावा जो पॉक्सो एक्ट में बच्चों के खिलाफ जो यौन अपराध हुआ, उसका दोषी जब दोषी पाया जाएगा तो उनको भी जुर्माने की रकम से दिलवाया जाता है, अनिवार्य। शेष में न्यायालय के विवेक पर है कि वो पीड़ित को जुर्माने की रकम से क्षतिपूर्ति दे या न दे। तो शेष जितना भी जुर्माने की रकम होती है वो सब कहां जाती है? या किसी जमानतदार ने जमानत दिया, अभियुक्त बाहर आया, उसने कुछ गलत हरकत कर दी, जमानत जब्त हो गई, वो पैसा कहां जाता है? वो सब जाता है लोक लेखा में। सरकार को लोगों ने डोनेशन दिया, वो सब, ये क्योंकि वो उधार नहीं है, पीएम केयर फंड में जो हम सब ने दिया था वो उधार के तौर पे नहीं था, वो दे दिया गया, तो वो आएगा लोक लेखा में। अब सवाल ये है कि लोक लेखा के बारे में होगा क्या क्या? भारत सरकार को हिसाब देना है। अगला अनुच्छेद पढ़ते हैं भारत के संविधान से। भारत के संविधान का अनुच्छेद 110 धन विधेयक को परिभाषित करता है। धन विधेयक को परिभाषित करता है, इसका खंड च पढ़िए। अनुच्छेद 110 उपखंड 1 का खंड च, भारत की संचित निधि या भारत के लोक लेखे मध्य धन प्राप्त करना अथवा ऐसे धन की अभिरक्षा या उसका निर्गमन अथवा संघ या राज्य के लेखाओं की संपरीक्षा, ऑडिट, ये सब धन विधेयक में आता है। सदन में ले जाना चाहिए था बजट में। प्रतिवर्ष जो बजट आता है ना, उसमें केवल सरकार पैसे की मांग ही नहीं करती है, हिसाब देती है पिछले साल का।
हे भारतवासियों, संविधान को जानो, करप्शन अपने आप दूर होगा, ये हुल्लड़बाजी नेताओं की कम हो जाएगी और तब समझ में आएगा कि पप्पू असली कौन है। तब समझ में आएगा कि टोटी चोर जिसको कह के बदनाम किया गया वो टोटी चोर है या खजाना चोर कहीं कोई और है। सरकार के नाम पर तुमने जो धन लिया, बता दो ना कि कहां है, इसमें प्रॉब्लम क्या है। और अगर हिसाब नहीं दे रहे हैं तो दो प्रॉब्लम आएगी, बताऊंगा। एक प्रॉब्लम तो ये आएगी कि फिर आगे हिसाब न देने का चलन बढ़ जाएगा, तो जो कोई सत्ता में रहेगा वो इसी सरकार के सुझाए दिखाए रास्ते पर चल दिया अगर, तो किसी न किसी नाम से धन लिया जाएगा और हिसाब नहीं दिया जाएगा, करप्शन बढ़ जाएगा बहुत बड़े पैमाने पर। और दूसरा इससे जो नुकसान होगा कि जिस धन को सरकार लेती और जनता में खर्च करती, उनकी गरीबी दूर करने के लिए, जनता से वो धन सोख करके सरकारों में बैठे लोगों के पास पहुंच जाएगा और जनता बदहाल हो जाएगी, गरीब हो जाएगी। पहले भी हमारे किलों में और बहुत सारे ठिकानों पर बहुत धन हुआ करता था, लेकिन जनता गरीब हुआ करती थी। संविधान है जो सरकार को केवल ट्रस्टी बनाकर बैठाई है कि आप केवल पैसा लीजिए और इन्हीं के लिए खर्च करिए। लोकतंत्र की परिभाषा क्या है? जनता के लिए, जनता द्वारा, जनता का शासन। तो आप कैसे बहानेबाजी कर सकते हैं कि नहीं ये दूसरे अकाउंट में है, उसका ऑडिट नहीं होगा। ऑडिट आपसे जनता मांग रही है और जनता के लिए देना पड़ेगा। तो चलते हैं, यहां आपने पढ़ा कि लोक लेखाओं की संपरीक्षा यानी ऑडिट भी धन विधेयक का हिस्सा है और यही धन विधेयक अनुच्छेद 112 में भारत की संसद में बजट के रूप में प्रतिवर्ष जाता है। तो पीएम केयर फंड का लेखा जोखा क्यों नहीं गया? अगली बात, अब ये देखिए एक पद बनाया गया था। बाबा साहब को यूं ही नहीं बाबा साहब कहा जाता है, हो सकता है कोई जाति धर्म के नाते कहता हो, लेकिन हम जैसे लोग उनके उस बौद्धिकता के नाते कहते हैं जिस बौद्धिकता से ड्राफ्ट किया गया था। संविधान सभा को यूं ही नहीं पूजनीय माना जाता है, जानबूझकर संविधान के प्रति द्वेष पैदा करवाया जा रहा है ताकि सत्ता में बैठे लोगों से सवाल आप करना बंद कर दें, भूल जाएं। और आप सवाल कहां करें? वो लुटेरे थे, वो डकैत थे। वो जो लुटेरे थे, डकैत थे, वो कब थे, कहां थे, वो इतिहास है। वर्तमान की बात करिए, या अगर इतिहास में जा रहे हैं तो भी इतिहास के साथ साथ वर्तमान की बात करते रहिए। चलिए विषय पर लौटते हैं। भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक, ये महालेखा परीक्षक ऑडिटर जनरल ये हिसाब किताब करेगा। एक पद बनाया गया है भारत के संविधान में अनुच्छेद 138 में, और आप जानिए इसका पद इतना मजबूत बनाया गया, इतना सुरक्षित बनाया गया है कि इसको भारत की संसद केवल हटाएगी, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति इसको नहीं हटा सकते, जिससे कि वो अपने पद से सरकार द्वारा हटाए जाने के डर से मुक्त होकर सरकार के लेखाओं की परीक्षा करे। इतना सुरक्षित इसको बनाया गया है। क्या लिखा हुआ है? उसे उसके पद से केवल उसी रीत से और उन्हीं आधारों पर हटाया जाएगा जिस रीत से और जिन आधारों पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। समझिएगा। और ये कहीं लालची न बन जाए, इस नाते आगे जाकर ये कोई पद नहीं लेगा रिटायर हो जाने के बाद। नियंत्रक महालेखा परीक्षक अपने पद पर न रह जाने के पश्चात भारत सरकार के या किसी राज्य की सरकार के अधीन किसी और पद का पात्र नहीं होगा। क्यों मना किया गया? जिससे ये भय और लोभ से मुक्त हो जाए, पद से हटाए जाने का भय न रहे और नया पद मिलने की लालच न रहे। ये थे संविधान निर्माता। आप कहेंगे सर ये तो हम लोग नहीं जानते, ये कहां से आ गया महालेखा नियंत्रक परीक्षक? इसका अंग्रेजी नाम जब बोलूंगा तो आप सब जान जाएंगे। नियंत्रक कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, तो इसका नाम है CAG, कैग कहते हैं। अब जरा कैग को थोड़ा सा खेल समझ लीजिए। जब मनमोहन सिंह सरकार सत्ता में थी उस समय भारत के महालेखा नियंत्रक परीक्षक थे विनोद राय जी।
उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग करके मनमोहन सिंह सरकार को बदनाम किया था, जिसके जरिए कनिमोझी और ए राजा को जेल जाना पड़ा था। बाद में उन्होंने खुद माफी मांगी है अदालत में कि उनसे गलती हुई है, और ऐसा उन्होंने क्यों किया था आप समझ सकते हैं। वो उस सरकार को बदनाम करने के लिए नींव खोदी जा रही थी, जिससे कि उसको उसमें दफन करके एक नई सरकार खड़ी की जा सके। बहुत दूर से चलाया जा रहा था तीर। तो ये सब प्रायोजित हमले थे। आज कैग साहब कौन है आप जान रहे हैं? आपको पता है वर्तमान में कैग कौन है भारत का? तो मैं बता दे रहा हूं, पता लगा लीजिएगा। आखिर वो क्यों कुछ नहीं कभी रिपोर्ट कर रहे हैं? एक रिपोर्ट अभी कैग की आई है, तो वो गडकरी जी के मंत्रालय के खिलाफ आई है, और सार्वजनिक मंचों पर आप प्रधानमंत्री मोदी और गडकरी का तनावपूर्ण व्यवहार देख चुके हैं। तो गडकरी के खिलाफ कैग ने एक रिपोर्ट दे दी है, गडकरी जी के मंत्रालय के खिलाफ। उसी से दोनों में तनाव भी हुआ है। यानी कैग जैसी संस्था तक का प्रयोग अपने विरोधी को बदनाम करने में किया गया है विनोद राय के जरिए। अब मुर्मू जी पे मैं आरोप नहीं लगाऊंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि मुर्मू जी कौन है? वैसे तो कोई भी सरकार जिसको कैग जब बनाती है तब तो उसका नियंत्रण होता ही है कि बनाए किसको। मुर्मू जी वही हैं जिनको जम्मू कश्मीर का पहला लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाया गया। कहीं भी गवर्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर सरकारें उन्हीं को बनाती हैं जो उनके पॉकेट का आदमी हो और जिसके दिमाग में उनका दिमाग फीड हो, नहीं तो कहीं कोई सत्यपाल मलिक जैसा बगावत न कर दे। उन्हीं मुर्मू साहब को उठा करके कैग बनाया गया है। इसी नाते विगत कई वर्षों से कैग की ओर से कोई ऐसी चर्चा आ ही नहीं रही है जो हमेशा आ जाया करती थी। कैग साहब क्या करेंगे? तो कैग साहब की जिम्मेदारी हम आपको यहां दिखाते हैं। सम परीक्षा का प्रतिवेदन, ये प्रतिवर्ष राष्ट्रपति के समक्ष रिपोर्ट भेजेंगे। राष्ट्रपति के समक्ष संविधान में जितनी भी संस्थाएं हैं, जितने भी कमीशन हैं, वो सब अपना एनुअल रिपोर्ट राष्ट्रपति महोदय को भेजते हैं, और राष्ट्रपति महोदय की जिम्मेदारी है कि उसे फिर सदन में रखें, संसद में, और संसद में विपक्ष और पक्ष चर्चा करेगा तो जनता के सामने मीडिया के जरिए बात आएगी। इस प्रकार सरकार कितना अच्छा की, कितना बुरा की, पैसा कहां से आया, कहां खर्च किया, कहां खर्च करने की योजना है, ये सब ऑडिट में आएगी बात। सरकार के लोग अपनी बात कहेंगे, ऑडिटर की बात को लेकर विपक्ष जो है बात करेगा, और जनता जागरूक होगी। लेकिन अगर कैग के पद पर बैठा व्यक्ति शक्तियों का प्रयोग न करे या उसका झूठा प्रयोग कर दे तो संविधान क्या कर पाएगा? संविधान विरोधी इस पर तुरंत चिल्लाने लगेंगे कि संविधान बेकार लिखा है, संविधान बेकार लिखा है, इस संविधान के रहते करप्शन हो रहा है। ये भी जो नारा लगवाया जाता है वो आप लगाते नहीं हैं, लगवाया जाता है, जिससे कि संविधान बदनाम हो जाए। और जब संविधान बदनाम हो जाएगा तो सत्ता पर कब्जा करके अपनी इच्छा पूर्ति के अनुसार सत्ता का संचालन संभव हो जाएगा। तो ये देखिए क्या लिखा हुआ है, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के संघ के लेखाओं संबंधी प्रतिवेदनों को, यानी कैग की जो भारत सरकार संबंधी जो ऑडिट रिपोर्ट है उसको राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, जो यानी राष्ट्रपति उनको संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा। तो लोक लेखा में जो पैसा मिला उसका भी ऑडिट करना है, किसको? कैग को। ऑडिट करके उसकी रिपोर्ट देंगे किसको? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति उसको सदन में रखेंगे। जरा पता लगाइए पीएम केयर फंड का ऑडिट हुआ? नहीं हुआ। यहां राज्य की भी बात बार बार कही गई है, तो आपको बता दें कि भारत में जो कैग का पद है वो एक है, वही भारत सरकार का भी ऑडिट करता है और राज्यों की सरकारों का भी ऑडिट करता है। यह संघ के लिए अलग और राज्य के लिए अलग पद नहीं है। अब हम चलते हैं दिल्ली उच्च न्यायालय में पीएमओ ने क्या कहा है।
पीएमओ ने कहा कि पीएम केयर्स भारत सरकार का फंड नहीं, इसे पब्लिक अथॉरिटी नहीं माना। ठीक है, इसे पब्लिक अथॉरिटी नहीं मान सकते, पीएमओ ने दिल्ली हाई कोर्ट से कहा। यहां देखिए जागरण ने लिखा है पीएम केयर्स फंड एक पब्लिक ट्रस्ट है, सरकारी कोष नहीं, पीएमओ ने दिल्ली हाई कोर्ट में कहा। ठीक, ये लोग ये साबित करने लगे कि ये सरकारी कोष नहीं है। संविधान में आपने स्पष्ट पढ़ा अनुच्छेद 266 में कि या तो संचित निधि है या सरकार के पास आया हर प्रकार का धन लोक लेखा है, और दोनों को सदन में रखना है, बजट में भी, और दोनों को ऑडिटर ऑडिट करके राष्ट्रपति को देगा और वहां से भी सदन में जाएगा। ये तीसरा आपने कैसे बना दिया? कोई संविधान संशोधन किया? ये कैसे आप कुछ भी बना दे रहे हैं? और अगली बात, पीएम केयर्स फंड अगर पब्लिक ट्रस्ट है तो क्या पब्लिक ट्रस्ट से हिसाब किताब नहीं मांगा जाएगा? स्वयं भारत सरकार की जिम्मेदारी है कि वो सभी प्रकार के पब्लिक ट्रस्ट से हिसाब किताब ले। ये कैसे संभव हो गया कि वो भारत सरकार जिसकी जिम्मेदारी है कि सभी प्रकार के भारत में जितने पब्लिक ट्रस्ट चल रहे हैं उनसे हिसाब किताब मांगे, और जो हिसाब किताब न दे उस पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा चलाए या करप्शन के दूसरे कानूनों के तहत मुकदमा चलाए। वो भारत सरकार ही कह रही है कि हमने जो धन जुटाया वो एक पब्लिक ट्रस्ट है, इस नाते उसका हिसाब किताब हम नहीं देंगे। अब पब्लिक ट्रस्ट को गवर्न करने वाले कानून पर बात करते हैं, तो पब्लिक ट्रस्ट को सीपीसी यानी सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 91 से गवर्न किया जाता है, लेकिन वो यहां लागू नहीं होती, क्योंकि उसमें जब मुकदमेबाजी की बात आएगी तब की बात है। ठीक है, तो उसको छोड़ देते हैं। प्राइवेट ट्रस्ट अगर हम बनाते हैं तो वो इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया अधिनियम है, भारतीय न्यास अधिनियम, उससे प्राइवेट ट्रस्ट गवर्न होते हैं। पब्लिक ट्रस्ट उससे गवर्न नहीं होता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बाई दोसा बाई बना मथुरा दास, गोविंद दास एंड अदर्स 21 अप्रैल 1980 के अपने निर्णय में कहा है कि पब्लिक ट्रस्ट के ट्रस्टी न्यासी यानी जिसने पैसा मांगा, जो रखा, जो खर्च करने की बात किया, जिस पर जिम्मेदारी थी, वह उसी प्रकार उत्तरदायी है, वैसे ही कर्तव्य रखता है जैसे प्राइवेट ट्रस्ट का ट्रस्टी भारतीय न्यास अधिनियम 1882 के अधीन रखता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह न्याय और तर्क के आधार पर नियम है, लागू होगा। आपको मैं बता दूं कि जहां कहीं कोई लिखित कानून नहीं होता है वहां मनमानापन करने की छूट भारत का संविधान नहीं देता, बल्कि वहां न्यायालयों को अपने अंतर विवेक से और तर्क का प्रयोग करके न्याय करने की शक्ति दी गई है, जो अंग्रेजों के समय से ही प्रयोग में बहुत लाई जा रही है। तो इस प्रकार दिल्ली उच्च न्यायालय भी अगर ये मान लिया है कि हाँ ठीक है, ये पब्लिक ट्रस्ट में है और ये सरकारी फंड नहीं है, तो ये गलत है। ये मेरा अपना ओपिनियन है। अगली बात, यहां तर्क में कहा गया कि पीएम केयर फंड एक पब्लिक ट्रस्ट है और वो आर्टिकल 12 में, संविधान के आर्टिकल 12 में स्टेट नहीं है। ये एक तरह से बात को दूसरी दिशा में घुमा करके उलझाने जैसा है। अनुच्छेद 12 में जो राज्य शब्द की परिभाषा है वो केवल फंडामेंटल राइट के लिए की गई है, वो बजट के लिए, हिसाब किताब के लिए नहीं की गई है। मैं अपने वीडियो में अक्सर बोलता हूं कि संविधान में राज्य शब्द को 4 अर्थों में रखा गया है और हर जगह उसकी परिभाषा की गई है। तो अनुच्छेद 12 का हवाला पीएम केयर फंड के समय पर सरकार के द्वारा दिया जाना संविधान के साथ धोखेबाजी है या संविधान की गलत जानकारी पर आधारित है। अनुच्छेद 12 में जो राज्य की परिभाषा है उसमें कांस्टेबल भी आता है, चौकीदार भी आता है। तो वहां क्यों चौकीदार कांस्टेबल आता है? टीटी जो आपका टिकट चेक करता है वो भी राज्य की परिभाषा में अनुच्छेद 12 में आता है। अनुच्छेद 12 लोगों के मूल अधिकार को सुरक्षा प्रदान करने के लिए राज्य को परिभाषित करता है। मूल अधिकार से हमको कौन वंचित कर देगा? टीटी आया, हमारा टिकट है, हमको सीट से उतार दिया तो हमारा फंडामेंटल राइट डिस्टर्ब हो गया। चौकीदार हमको बिना किसी कारण के पकड़ कर ले गया, बंद कर दिया, सिपाही ने हमको 2 लाठी मार दिया। तो ये सब नहीं होना है।
ये सब मूल अधिकार में लिखा हुआ है। तो वहां लिखा है कि राज्य मूल अधिकार का अतिक्रमण नहीं करेगा। तो राज्य में लेखपाल, चौकीदार, हवलदार, टीटी सब आ जाते हैं कहां पर? अनुच्छेद 12 में। लेकिन यहां मूल अधिकार के संबंध में पीएम केयर फंड की चर्चा नहीं थी। पीएम केयर फंड की चर्चा तो हिसाब किताब के लिए थी। इससे किसी को मारने और किसी का दमन करने की तो बात ही नहीं थी। यह धन के हिसाब किताब से जुड़ा मामला है जो भारत के संविधान के भाग 11-12 से गवर्न होता है। भाग 11-12, मूल अधिकार भाग 3 में है। आपने इसको लोगों के मूल अधिकार से जोड़ करके कंफ्यूज किया है, तो ये गलत है। मैं दावे के साथ कहता हूं अपनी पूरी ज्ञान के आधार पर, संविधान के प्रति अपनी आस्था के आधार पर, कि पीएम केयर फंड पब्लिक अकाउंट में आने वाला एक धन है जिसका हिसाब देना भारत सरकार की जिम्मेदारी है, और जिसका हिसाब देने से मुकरना, हिला हवाली करना अपने आप में यह दर्शाता है कि जिन लोगों पर यह जिम्मेदारी है वो जनता को गुमराह कर रहे हैं, वो सही नहीं बताना चाहते हैं। मैं आप सबको भारतीय साक्ष्य अधिनियम की एक धारा बताऊंगा जिसमें ऐसी दशा में क्या करने के लिए कहा गया है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 148 में यह कहा गया है कि गवाह से कौन से प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे और कौन से पूछे जाएंगे। कुछ प्रश्नों को तो 149, 150, 51 में, 52 में एकदम मना कर दिया गया कि ये सब नहीं पूछे जाएंगे। कुछ प्रश्नों के लिए कहा गया है कि पूछे जाएंगे, उत्तर देना भी है। लेकिन जो बीच के प्रश्न हैं कि पूछे तो जाएंगे लेकिन गवाह चाहे तो उत्तर दे और चाहे तो उत्तर न दे, उसके बारे में धारा 148 है भारतीय साक्ष्य अधिनियम की। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 अंग्रेजों ने लिखी है। वो धारा कहती है कि ऐसे प्रश्न जो पूछे तो जा सकते हैं लेकिन जिसका उत्तर चाहे तो गवाह दे या न दे, न्यायालय उसे बता देगा कि तुम उत्तर चाहो तो दो या न दो। लेकिन अगर पूछे गए प्रश्न का उत्तर वो नहीं देने की बात करता है तो न्यायालय यह अनुमान लगा सकता है कि इस प्रश्न का यदि उत्तर देता तो कुछ इसके खिलाफ ही होता, इसी नाते नहीं दे रहा है। बात समझ में आ गई? आखिर क्या कारण है? हमारे देश के प्रधानमंत्री क्यों नहीं हिसाब देने की बात कर रहे हैं? ये तो आए थे तो नारा लगा रहे थे कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, और इनके पास पर्स बटुआ भी नहीं है, कोई परिवार भी नहीं है। यही कहा गया है कि इनके द्वारा करप्शन तो हो नहीं सकता। फिर सबसे बड़ा जो फंड आया पीएम केयर फंड, उसी का हिसाब क्यों नहीं? किसको आपत्ति है? क्यों है? कानून चाहे जो है नहीं है, मैं कानून की बात से दूर चल रहा हूं। इनको तो लाला के ऐसे हिसाब दे देना चाहिए। किसके लिए ये काम ही कर रहे हैं? ये सवाल उठेगा कि आखिर क्यों देश का प्रधानमंत्री जो इसी बात पर सत्ता में आया हो कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, हिसाब नहीं दे रहा है? क्या प्रॉब्लम है इनको? इनको तो अपनी यात्राओं का, अपनी प्रचारों पर किए गए, पार्टी रैलियों में किए गए खर्च का सबका हिसाब दे देना चाहिए, क्योंकि इनकी विशेषता यही है कि इनके नीचे आगे पीछे कोई है ही नहीं। इस नाते ये तो करप्शन कर ही नहीं सकते। तो आज के लिए इतना ही। और आपको अगर वीडियो में कही गई बातें जो संविधान के बारे में है समझ में आए तो ठीक है, न समझ में आए तो आप और स्पष्ट करने के लिए कमेंट में सवाल कर सकते हैं। मैं ऐसे विषयों पर आपको संविधान के प्रावधानों से अवगत कराता रहूंगा, इस वादे के साथ, इस नारे के साथ कि भारत को संविधान के जरिए ही विकसित बनाया जा सकता है। और भारत के संविधान ने हमको 3 चीजें दे दी, रोटी, कपड़ा और मकान दे दिया हमको संविधान। जो भारत को बनाना है खुशहाल तो बनाओ स्कूल, अदालतें और अस्पताल। अब इधर चलना है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।